जय हिंद दोस्तों। आज भूगोल के हम लोग इस कड़ी में भारतीय मानचित्र का अध्ययन करेंगे। मानचित्र भूगोल को समझने की सबसे आधारभूत इकाई है। अगर हमें मानचित्र नहीं आया तो ये मान के चलिए कि हम भूगोल में कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो मेरी इच्छा यह है कि मैं आपको जीरो लेवल से, एकदम शून्य से भूगोल को समझाना शुरू करूं। और इस कड़ी में सबसे पहले हम लोग भारत के भूगोल को समझेंगे और फिर हम लोग विश्व के भूगोल को समझेंगे। भारत के भूगोल को समझने की कड़ी में हमें समझना क्या है, यह बात महत्वपूर्ण हो जाता है कि पहले हम इसे समझें। बहुत सारे बच्चे जब वो तैयारी करने आते हैं तो मैप तो बहुत पहले खरीद के रूम में लगाएंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, लेकिन उसे पढ़ना कैसे है यह उन्हें समझ में नहीं आता कि मैप को पढ़ें कैसे। तो सबसे पहले हम इस पे भी ध्यान दें कि आखिर जब आप मैप लाइए तो मैप को पढ़ें कैसे। ये भारत का मानचित्र है और इसको पढ़ते समय सबसे पहले आप इसमें यह ढूंढिए कि कर्क रेखा कहाँ है। जब आपको कर्क रेखा मिल जाए तो वहां से एक लाइन ले लीजिए। अब कर्क रेखा यहां है, ये आपकी कर्क रेखा है और इस तरह से आप एक लाइन ले आइए कर्क रेखा के लिए। ये हो गई आपकी कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जैसे ही आपने खींचा, कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर। कर्क रेखा कितने डिग्री पर है? 23.5 डिग्री पर, जो भारत को दो भागों में बांट देती है। एक ऊपर का भारत, एक नीचे का भारत। ऊपर का भारत जो इधर पाकिस्तान है, इधर बर्मा म्यांमार है, इधर चीन है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण कि यहां से यहां तक हिमालय पर्वत है। तो इसको हम उत्तर भारत कहते हैं, यानी कि हम उत्तर भारत का भूगोल पढ़ेंगे मानचित्र से। और दूसरा, इस कर्क रेखा से नीचे, अब कर्क रेखा के नीचे की बात करें तो इधर से हम देखते हैं अरब सागर है, इधर से बंगाल की खाड़ी है और नीचे से हिंद महासागर है। तो अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो इसे हम दक्षिण भारत कह सकते हैं या प्रायद्वीप भारत कह सकते हैं। तो भारत के मानचित्र को दो हिस्सों में पढ़ना चाहिए, पहला तो प्रायद्वीप भारत और दूसरा उत्तर भारत। तो एक एक हिस्से का अध्ययन हम लोग आज करते हैं, बहुत ही विस्तृत ढंग से अध्ययन करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आपको पूरा भारत का मानचित्र रट जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। आप बस पेशेंस बना करके, कॉपी पेन ले करके बैठेंगे। आइए देखते हैं दक्षिण भारत के बारे में। पहले दक्षिण भारत की जब हम शुरुआत करते हैं, दक्षिण भारत की जब हम शुरुआत करते हैं तो कर्क रेखा से नीचे के भारत को हम दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह तीन तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, तीन तरफ जल से घिरा है, इसलिए हम इसको प्रायद्वीप भारत बोलेंगे। दक्षिण भारत और उत्तर भारत का बंटवारा कौन कौन करते हैं? तो पहले तो ये कर्क रेखा है, यह भारत को दो हिस्सों में बांटती है। दूसरा, यहीं पर विंध्याचल पर्वत है। तो अगर पूछा जाए कौन सा पर्वत भारत को दो हिस्सों में बांटता है, तो विंध्याचल पर्वत दो भागों में बांटता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश भी भारत को दो हिस्सों में बांटता है। तो तीन चीजें कौन कौन सी? कर्क रेखा, मध्य प्रदेश, और पर्वत की बात करें तो कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत उत्तर और दक्षिण भारत को बांटता है। अब हम नदी की बात करें, कौन सी नदी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो भागों में बांटती है? तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसको नर्मदा नदी कहते हैं। तो नर्मदा नदी यहां से ऐसे होते हुए अरब सागर में जाके गिर जाती है और इस तरह से नर्मदा नदी भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत का बंटवारा करती है। तो अब आइए हम जानते हैं दक्षिण भारत के बारे में, विस्तृत ढंग से पूरा इसका अध्ययन करते हैं। दक्षिण भारत का यह सिरा जिसमें हम गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और फिर केरल, इतने राज्यों को कौन कौन से साथ में याद करना है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, इतने राज्यों को हम पश्चिमी तट के राज्य कहते हैं। क्या कहेंगे? पश्चिमी तट के राज्य कहते हैं। जबकि इधर आ जाइए,
तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। फिर से एक बार याद करिए, कौन कौन से? पश्चिम बंगाल और ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये 4 राज्य, इनको हम पूर्वी तट के राज्य कहते हैं। यहां से क्वेश्चन काफी अच्छा बनता रहता है कि कितने राज्य पश्चिमी तट में हैं, कितने राज्य पूर्वी तट में हैं। तो यह बातें क्लियर हो गई। आप इन्हें नोट करते चलिएगा, बिल्कुल इत्मीनान से आपको नोट बनाते रहना है और देखना है। अब एक एक तटों के बारे में हम लोग विस्तृत ढंग से जानते हैं। यह जो पूर्वी राज्य है, इधर चूंकि ये बंगाल की खाड़ी फैली हुई है और इसी के समांतर ऐसे एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसको हम पूर्वी घाट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पूर्वी घाट कहते हैं। ठीक इधर यहीं से ऐसे एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है जिसको हम पश्चिमी घाट कहते हैं। इधर पूर्वी घाट और इधर पश्चिमी घाट कहते हैं। जो पश्चिमी घाट है इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटते हैं। यदि आप बैठे हुए हैं तो आप बिल्कुल नोट करते हुए चलिएगा, एक एक पॉइंट बारीकी से ध्यान दीजिएगा। पश्चिमी तट को या पश्चिमी घाट को हम 2 भागों में बांट देते हैं। पहला कि केरल और कर्नाटक, केरल और कर्नाटक, कर्नाटक का केवल कुछ हिस्सा, ये पूरा केरल और ये कर्नाटक, कर्नाटक का कुछ हिस्सा, इनको मिलाकर के मालाबार तट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालाबार तट कहा जाता है। आप नोट करते रहिएगा। फिर गोवा और महाराष्ट्र, गोवा और महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ हिस्सा, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात का कुछ हिस्सा, इनको मिलाकर के कोंकण तट कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट को 2 भागों में बांटा गया, 2 तटों में बांटा गया। कौन कौन से? मालाबार और कोंकण तट। मालाबार तट में कौन कौन से राज्य आएंगे? केरल और कर्नाटक। कोंकण तट में कौन कौन से राज्य आएंगे? गोवा, महाराष्ट्र और कुछ हिस्सा गुजरात का आएगा। इधर की तरफ आ जाते हैं तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन दोनों को मिलाकर के कोरोमंडल तट कहा जाता है। यानी यहां से लेकर के और यहां तक पूरा आंध्र प्रदेश का तट और पूरा तमिलनाडु का तट, इन दोनों को मिलाकर के क्या कहा जाएगा? कोरोमंडल तट कहा जाएगा। जो कोरोमंडल तट है, यहां पर सबसे उन्नत किस्म का गन्ना उत्पादन होता है। तमिलनाडु का जो यह कोयम्बटूर जगह है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर जगह है, यहां पर केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। और ऊपर की ओर बढ़िए तो ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये पूरा तट ओडिशा और ये पश्चिम बंगाल, इनको उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। ये धान उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। उत्तरी सरकार तट धान उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं तो पश्चिमी तट में 2 तट आते हैं। कौन कौन से? एक तो मालाबार तट जिसमें केरल और कर्नाटक शामिल है, दूसरा कोंकण तट जिसमें गोवा, महाराष्ट्र और आधा गुजरात शामिल है। इधर की तरफ 2 तट शामिल हैं, यानी पूर्व में भी 2 तट हैं, कोरोमंडल तट और फिर उत्तरी सरकार तट। कोरोमंडल तट में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश हैं, उत्तरी सरकार तट में ओडिशा और पश्चिम बंगाल है। अब इनको नदियों के हिसाब से बांटा जाता है। एक बार तो इस हिसाब से बांट दिया गया समुद्र तट के हिसाब से, दूसरा इनको नदियों के हिसाब से बांटा जाता है। नदियों के हिसाब से बंटवारा कैसे किया जाता है कि स्वर्णरेखा नदी जो कि यहाँ बंगाल में निकलती है, स्वर्णरेखा नदी और यहाँ महानदी, एक हिस्सा इसको कहा जाता है। दूसरा महानदी और कृष्णा नदी, दूसरा हिस्सा इनके बीच का निकाला जाता है। स्वर्णरेखा नदी और महानदी के बीच का हिस्सा दूसरा हिस्सा निकाला जाता है और तीसरा हिस्सा महानदी से लेकर के कावेरी नदी तक निकाला जाता है। महानदी से लेकर के और कावेरी नदी तक निकाला जाता है। तो इस तरह से इस तट को इस तरह से
3 भागों में पुनः बांटा जाता है। पर्वतीय हिस्से की बात करें और इनके हम संरचना की बात करें तो संरचना की दृष्टि से जो यह पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट के जो पर्वत पाए जाते हैं वे थोड़ा ऊंचे हैं। थोड़ा कितना? लगभग 900 मीटर से 1200 मीटर तक ये ऊंचे हैं। और यह हिस्सा जो है यह थोड़ा कम ऊंचा है, अर्थात थोड़ा नीचा है। और यही कारण है कि अधिकांश नदियां इधर की ओर गिर जाती हैं। जो दक्षिण भारत का हिस्सा है, दक्षिण भारत का हिस्सा थोड़ा इधर नीचा है, थोड़ा इधर नीचा है और बीच में उठा हुआ है कुछ इस तरह से, यानी इधर भी ढाल है और इधर भी ढाल है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव यह पड़ता है कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वे एस्चुरी का निर्माण करती हैं। यह महत्वपूर्ण है, यह बात ध्यान रखना है। अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं, जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऐसा प्रश्न यूपीएससी ने भी पूछा है कि आखिर क्या कारण है कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी बनाती हैं जबकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा बनाती हैं। तो क्यों बनाती हैं समझ लेना है। समझ इस तरह से लेना है कि जो पश्चिमी घाट है, जो पश्चिमी घाट है ये अंदर की तरफ से फोल्ड है। जो पश्चिमी घाट है वो अंदर की तरफ से इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ है। तो इस तरह से ऐसे मुड़ा हुआ है, नदियां इस तरह से फोल्ड होकर के गिरती हैं। तो इस तरह से ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और इधर की जो नदियां हैं इधर ये मैदान पा जाती हैं। तो मैदान पाने के कारण ये कई भागों में बट जाती हैं और फलस्वरूप बीच में उनके डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो पूर्वी घाट की नदियां यानी कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां एस्चुरी का निर्माण करती हैं। ठीक है ना? तो हम लोगों ने अभी तक जितना अध्ययन किया है एक बार मोटे मोटे तौर पर आप देख लीजिए। उत्तर भारत का भूगोल, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न चीज़ों का अध्ययन कर रहे थे। दक्षिण भारत, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न चीज़ों का अध्ययन किए। हमने पढ़ा कर्क रेखा से नीचे जो विंध्याचल पर्वत है, जो मध्य प्रदेश है, जो नर्मदा नदी है और जो कर्क रेखा है, यह भारत को 2 हिस्सों में बांटी। फिर इधर आपने पढ़ लिया पश्चिमी घाट, इधर आपने पढ़ लिया पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट में आपने दोनों तट पढ़ लिए और पूर्वी घाट में भी आपने दोनों तट पढ़ लिए। अब थोड़ा सा विस्तार से इसके अंदर हम लोग देखते हैं। तो जिस समय भारत का निर्माण हो रहा था, हम पढ़ते हैं अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, इस तरीके की, है ना। तो जिस समय भारत का निर्माण हो रहा था, मजे की बात है कि दक्षिण भारत पहले बना है। पहले दक्षिण भारत बना, उत्तर भारत बाद में बना। अब जो पहले बनता है वहां पर आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। जो पहले बनता है वहां पर आर्कियन चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो दक्षिण भारत हैं वहां पर ज्यादातर कौन सी चट्टानें फैली हैं? आर्कियन युग की चट्टानें फैली हैं। आर्कियन युग की चट्टानों के बाद में आया है धारवाड़ की चट्टान, उसके बाद में आया है कुडप्पा की चट्टान और उसके बाद में आया है विंध्यन क्रम की चट्टान। नीचे से देखो, आर्कियन युग की चट्टान, धारवाड़ क्रम की चट्टान। धारवाड़ की चट्टानें कहाँ हैं भाई? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन्हीं क्षेत्रों में फैली हैं। तो पहले आर्कियन युग की चट्टान, फिर धारवाड़ की चट्टान, फिर कुडप्पा क्रम की चट्टान और फिर विंध्यन क्रम की चट्टान। विंध्याचल पर्वत आपने पढ़ा ना, तो विंध्यन क्रम की चट्टान। इस तरह से दक्षिण भारत का निर्माण होता है। यदि हम देखें तो यह जो जगह है तमिलनाडु का कन्याकुमारी, जो सबसे दक्षिणी भाग है, यह 8 डिग्री और 4 मिनट पर स्थित है। कितने पर स्थित है? 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, दक्षिणी बिंदु है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत के मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कितने डिग्री पर है? 8 डिग्री 4 मिनट पर है। लेकिन यदि प्रश्न में यह आ जाए कि भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कौन सा है या भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ऐसे चले आइए, इधर आ जाइए। तो इधर आप आएंगे तो यह आपका अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार आपका यहां तक फैला हुआ है, नीचे तक फैला हुआ है अंडमान निकोबार। और यह अंडमान निकोबार 6 डिग्री 45 मिनट पर है। 6 डिग्री 45 मिनट पर है, याद रखना। अगर पूछेगा मुख्य भूमि कितने डिग्री पर है,
तो 8 डिग्री 4 मिनट पर है कन्याकुमारी। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। और यदि पूछेगा कि सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कितने डिग्री पर है, तो सुदूरतम दक्षिणी बिंदु कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और अंडमान निकोबार में कहाँ पर है? तो निकोबार में पड़ता है। कौन से निकोबार में? तो ग्रेट निकोबार में पड़ता है। कितने डिग्री पर है ग्रेट निकोबार? यानी इंदिरा पॉइंट, जिसको आप पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं, कितने डिग्री पर पड़ता है? तो 6 डिग्री 45 मिनट पर पड़ता है। अब इसके नीचे आप जानते हैं विषुवत रेखा है, 0 डिग्री या विषुवत रेखा है। तो 0 डिग्री या विषुवत रेखा से जो है, या जो भारत है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 876 किलोमीटर है। कितनी है? 876 किलोमीटर भारत ऊपर है। यानी विषुवत रेखा से भारत 876 किलोमीटर ऊपर की ओर स्थित है। 6 डिग्री 45 मिनट से अंडमान निकोबार शुरू होता है। 8 डिग्री 4 मिनट से भारत का ये जो मुख्य एरिया है, ये कन्याकुमारी के पास से शुरू होता है। अब इधर की ओर हम देख लेते हैं, एक बार द्वीपों की स्थिति हम लोग देख लेते हैं। तो द्वीपों की स्थिति, भारत में 2 तरह के द्वीप हैं। एक वे द्वीप जो अरब सागर में है, दूसरा वे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में है। अरब सागर के द्वीप और बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अब कुल कितने द्वीप हैं, ये हमेशा संशय बना रहता है। क्यों बना रहता है? क्योंकि जब समुद्र का जलस्तर बढ़ता है तो द्वीप डूब जाते हैं, और जब जलस्तर घटता है तो द्वीप निकल आते हैं। तो इस तरह से द्वीप निश्चित नहीं होते। फिर भी अधिकांश जगहों पर हमें यह मिलता है कि लगभग 250 से ज़्यादा द्वीप हैं। ठीक है, अब हम एक एक का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंडमान निकोबार को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, किसी समय में हमने पढ़ा कि उत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रृंखला है। उसी हिमालय पर्वत श्रृंखला जो यहाँ बंगाल की खाड़ी में आके विलुप्त हो जाती है, कुछ देर के बाद में ऊपर दिखाई देने लगती है, और वही है आपका अंडमान निकोबार। अंडमान अलग है और निकोबार अलग है। अंडमान के 4 भाग हैं, बहुत बारीकी से समझ लेना, यहां पर बहुत कंफ्यूजन रहता है। अंडमान और निकोबार दोनों अलग हैं। अंडमान के 4 भाग हैं और निकोबार के 4 भाग हैं। 4 भाग कौन कौन से हैं? यहां पर अगर दिखाई दे रहा है बारीकी से तो देख लीजिए। एक इतना आधा हिस्सा जिसको हम कहते हैं उत्तरी अंडमान या ग्रेट अंडमान, एक इतना हिस्सा जिसको हम कहते हैं